अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिदायत सायर और पहचान टीवी के इस कश्मीर सीज़न में जी बिल्कुल मैं एक और जगह पे मौजूद हूं। ये जगह कालाकोट, और कालाकोट जगह का नाम है, लेकिन ये ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है। यहाँ बहुत अहम लोग, दानिश्वर, मुफक्कर, राइटर और इस तरह की बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो यहाँ मौजूद रही हैं। समाजी और सियासी हवालों से भी बहुत अहम शख्सियात का ये मरकज़ रहा है और है अभी भी ताहाल। तो मैं बिल्कुल जी, कोशिश यही है कि जो हमारी इस सरज़मीन, ख़ास तौर पे ख़ित्ता कश्मीर के जो लोग हैं, जो ज़हनी तौर पे और माशरती तौर पे बहुत एक ज़हनी ज़रख़ेज़ी के साथ मौजूद हैं, उनके साथ मुलाकात कराई जाए, उनके जो व्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। तो ऐसी एक शख्सियत जी, अगर मैं बात करूं यहाँ इस ख़ित्ते की पॉलिटिक्स के हवाले से, इस ख़ित्ते की तारीख़ के हवाले से, इस ख़ित्ते के जो माशरती और माशी और जो दीगर मामलात और मसाइल हैं उस हवाले से, तो मेरे ख़्याल से इनसे बेहतर जानकारी रखने वाली कोई शख्सियत मौजूद नहीं है। और एक बात और के मुजाहिद अव्वल जी बिल्कुल सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब के बहुत करीबी रुफ़क़ा में से एक हैं, जिन्होंने उनकी जद्दोजहद में और कश्मीर के तमाम मामलात में उनके साथ शाना बशाना चलते हुए काम किया और यहाँ की सियासत में बहुत अहम रोल रहा। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से ये तमाम तर मामलात से कट के बड़े आइसोलेट हुए हुए। तो आज ये ज़रा वॉक पे निकले हुए, तो मैंने कहा चलें आज राजा साहब को यहीं पकड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। मेरी मुराद है जी राजा मुश्ताक साहब से। राजा मुश्ताक साहब जो हैं वो समाजी रहनुमा हैं और एक बहुत बड़ा कबीला है यहाँ पे, राजपूत कबीला, उसकी सरबराही भी जो है वो इनके ज़िम्मा है और एक मुद्दत से ये उस कबीले के तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि तमाम तर फैसले और चीज़ें जो हैं वो उनमें बड़ा अहम इनका किरदार रहता है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ राजा मुश्ताक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, मैं गालिबन मुखल हुआ आपकी वॉक में। असल में 2021 की जनवरी में मेरा दिल का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उसके बाद आइसोलेट हो गया। तो शाम सुबह मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा वॉक कर लूँ, ताकि जो एक्सरसाइज है वो इस सिलसिले में बड़ी ज़रूरी है। तो उस वॉक के सिलसिले में निकला था और आपसे चलो मुलाकात होगी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर मैं एक बात जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वो पुराना वक्त इस कश्मीर के अंदर जो सियासी और समाजी मामलात थे वो, और आज जिस वक्त में हम खड़े हैं, इन दोनों वक्तों का अगर मुवाजना किया जाए अगर, तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? क्या आपको कमी लग रही है या क्या ज़्यादती लग रही है उन मामलात में? मोहतरम, मेरी उम्र इस वक्त 82 साल है और मैंने बहुत अरसा पहले अवाइल उम्र में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इख्तियार किया था, उसमें शिरकत इख्तियार की थी और उस वक्त उस जमात की क़यादत मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम कर रहे थे। मैंने इस जमात की तहरीक आज़ादी में जो काविश है, कोशिश है, मेहनत है, उसको देखते हुए मैंने इस जमात का इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं इस जमात में मौजूद हूँ। और एक तारीख़ी वाक़या आपको सुनाता हूँ कि जब यहाँ हमारी मकामी जमात में से लोग नून लीग में गए तो हमारे सदर जमात जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब ने हमें बुलाया। उसमें 60-70 लोग थे, हम मौजूद थे, जो उनके काबिल एतमाद साथी शुमार किए जाते थे। तो अतीक साहब ने मुझसे पूछा कि आप कमेंट करें, इस सूरत हाल पे आपकी क्या राय है? तो यकीन कीजिए कि मैंने उनसे कहा कि सरदार अतीक साहब, आप मुजाहिद अव्वल के बेटे हैं, आप 2 बार हमारे वज़ीर आज़म भी रहे, आपकी बड़ी पॉलिटिकल मार्केट भी है, आपको भी अगर बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं तो जाएं, लेकिन ये तसव्वुर ना करें कि राजा मुश्ताक अपनी जमात को छोड़ कर कहीं दूसरी तरफ जा सकता है, इसलिए कि ये हमारा नज़रियाती तल्लक है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त कश्मीर का मसला अगर अक़वाम मुत्तहिदा में गया तो वहाँ कश्मीरी अगर फ़रीक होंगे तो उनकी वकालत सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही कर सकती है, क्योंकि वो यहाँ की मकामी जमात है। इसलिए हम इस जमात के साथ हैं और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया आइसोलेट होने का या कोई, मेरा 2021 की जनवरी में दिल का ऑपरेशन हुआ था, तो प्रैक्टिकली अमली तौर पर अब काम करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो हमारे नज़रियात हैं जमात के साथ वो पहले से भी ज़्यादा जवान है और इंशाअल्लाह ताला बढ़ते दम से जमात इसी तरह रहेंगे। अच्छा राजा साहब, आपने एक बात की कि उस वक्त से लेके आज तक आप जो है वो बड़े कमिटेड हैं अपनी जमात के साथ, और अगर मौजूदा तनाजुर में हम देखें तो हम ये देखते हैं कि इतनी जल्दी चांद नहीं बदलता अपने अय्याम कि जितनी जल्दी लोग पार्टियां बदल देते हैं। तो ये जो नज़रियाती कमिटमेंट होती है किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी सियासी और समाजी शऊर रखने वाले के लिए, जो आप दानिश्वर आदमी हैं आप, तो ज़रा बताएं वो कितनी ज़रूरी होती है और क्यों ज़रूरी होती है? ये बड़ा ज़रूरी है हमारे मतलब ये जो नज़रियाती कमिटमेंट है ये बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह ये है कि ये जो कामकाज की सियासत है, नौकरी मजदूरी की सियासत है,
اس سے ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی. کسی انڈیویجول کسی انفرادی شخص کے حالات تو بدل سکتے ہیں لیکن قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی. تقدیر اگر بدل سکتی ہے تو نظریات سے بدلتی ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم تھے سردار عتیق احمد خان صاحب, تو وہ بلوچ جا رہے تھے ٹنگی گلا سے گزر کر, تو میں اپنے اسکول کی بچیوں کو لے کر وہاں گیا سڑک پر. بہت بڑا قافلہ تھا اس دن. سردار عتیق نے 2 سب ڈویژن کا اعلان کرنا تھا, تراڑ کھل کر بلوچ کا بھی. طوفانی جلوس تھا. تو جب وزیر اعظم یہاں ہمارے سامنے سے گزرے تو میں نے اشارہ کیا صرف ہاتھ کا. وزیر اعظم کی گاڑی رک گئی, وہ اتر کے میرے پاس آ گئے. سارا اسکواڈ رک گیا, سارا قافلہ رک گیا, اور انہوں نے پوچھا رہا صاحب کیا بات ہے. میں نے کہا کہ میرا یہ اسکول جو ہے اسے ساتھ والے اسکول مڈل ہو گئے, یہ اب تک پرائمری ہے, مجھے اسکول چاہیے. اس نے کہا آپ اعلان کریں اور میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ایک کارکن, ایک نظریاتی کارکن کی کیا عزت ہوتی ہے. اس وزیر اعظم کو اتنے بڑے اسکواڈ میں کوئی بڑے سے بڑے رینک آدمی نہیں روک سکتا تھا. یہ کارکن کی عزت تھی, کارکن کی کمٹمنٹ تھی جو اس جماعت کے ساتھ تھی. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ کارکن کی عزت کیا ہوتی ہے. کیا بات ہے. خواتین و حضرات, یہ بات میں بڑے سادے انداز میں انہوں نے آپ کو بتائی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی, اور جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انر آپ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کسی بھی نظریے کے ساتھ جڑت ہوتی ہے, وہ کتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اور وہ آپ کو کتنا اہم کر دیتی ہے. اس کا واقعہ راجہ صاحب نے آپ کو سنایا, اور میں ان سے یہ بات اسی لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ آدمی ہیں کہ ان سے جب بھی آپ بیٹھیں گے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اور خاص طور پہ نوجوان نسل جو کہ اب ہمارے بزرگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی, ایک بڑا گیپ ہے, جنریشن گیپ ہے, چونکہ موبائل, گیجٹس اور دیگر چیزوں نے ہماری نوجوان نسل کو بہت دور کر دیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بتا سکتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اور زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے. اچھا راجہ صاحب, کشمیر کا جب ہم بات کرتے ہیں, چونکہ آپ ایک نظریاتی حوالوں سے بہت سلسلہ رہا, تو جو کشمیر کا معاملہ ہے, ایکچوئل کشمیر کا معاملہ, دیکھیں نا ہم 2 حصوں میں ہمارا جسم جو ہے وہ بٹا ہوا ہے. اس سارے معاملے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, اس میں تو بحث میں پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ خود ہندوستان یہ معاملہ لے کر سلامتی کونسل میں گیا تھا اور اس نے ایڈمٹ کیا, اور پھر سلامتی کونسل کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ مل کر ریفرینڈم کرایا جائے گا, اور جدھر کشمیری کہیں گے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو ہم تو ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک سلامتی کونسل کا کہ وہ اس پر کیوں نہیں فیصلہ دیتے, اور آخر اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے تو اسی اصول کے تحت ہوگا. باقی کوئی حال میرے نزدیک لڑائی جھگڑا یہ معاملات. لیکن یہ کروائے گا کون؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے ہماری جو یہاں کی جماعتیں, جو یہاں کے لوگ ہیں, یا پھر پاکستان, چونکہ ہمارے ہاں تو گورنمنٹ انہیں کی ہوتی ہے, کس طرح سے یہ معاملہ بہتر انداز میں سامنے لایا سکتا ہے؟ میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انصاف دینے والے لوگ ہیں, جو سلامتی کونسل کے لوگ ہیں, وہ کتنے معاملات اس کے بعد آنے والے جو ان کے پاس پٹیشن داخل ہوئی انہوں نے فیصلے کر دیے. لیکن یہ کشمیر کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ دانش طور پر کیوں اس کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے, اور اس کال وہیں سے ہونا ہے. یہاں کی اللہ کے فضل سے سارے اختلافات کے باوجود کشمیر کی ساری جماعتوں میں کشمیر کے مسئلے پر اتفاق ہے. کسی قسم کا کوئی اختلاف ہمارے سیاسی جماعتوں کے درمیان نہیں ہے. ہمارا سب کا مطالبہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل اپنے اس ریزولوشن پر عمل کرائے. اگر ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسل ایک کلچر بن چکا ہے, اور اس میں ہماری معاشرتی اقدار ہیں, ہماری تہذیبی اور ثقافتی اقدار ہیں, وہ بڑی ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہیں. اور وہ جو پہلے والی ایک اپنائیت تھی, چیزیں تھیں, کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں, یہاں کے لوگوں میں بہت آپ ان رہے ہیں, ان کے معاملات میں, ایون نجی معاملات میں بھی آپ ان کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ان کے فیصلے کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. یہ جو گیپ بیچ میں آیا ہے, اس گیپ کو کیسے ختم کیا جائے؟ اور چونکہ ایک دانشور مفکر آدمی سوچتا ہے, وہ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے, وہی بتا سکتا ہے کہ کیسے اس گیپ کو ختم کر کے وہ جو محبت اور باہمی بھائی چارہ تھا اس فضا کو قائم کیا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دولت کی ریل پیل ہے نا, میرے نزدیک اس نے ہمارے کلچر کو بہت متاثر کر دیا ہے. بہت لوگ سمجھتے ہیں, میں میرپور گیا, وہاں ایک بڑے پروگرام میں نے ان سے بات کی کہ پیسے نے آپ لوگوں کو ڈومینیٹ کر دیا ہے. جو ہمارے رشتے تھے, رشتوں کا جو تقدس تھا, وہ اس پیسے نے ضائع کر دیا. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ وہ دنیا کے سارے معاملات حل کر سکتا ہے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں کہ میں نے چیف جسٹس آزاد کشمیر میرے تعلق والے ہیں, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ اگر میں
जानता भी हूँ कि आप मेरे आदमी हैं, मेरी बरादरी के लोग हैं, लेकिन मैं अगर शक्ल से आपको नहीं पहचानता तो आप अगर नाली में गिरे पड़े और मैं वहाँ से गुजर जाऊँ कि कोई इसको उठा लेगा, तो मैंने कहा उस कराबतदारी, उस रहती को फ़ायदा नहीं है। हमें एक दूसरे को इस किस्म के फंक्शन में पहचानना चाहिए, एक दूसरे के साथ तल्लुक़ वास्ता कायम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल बैठना चाहिए, ताकि हम उसकी मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों से आगाह हों और जो कुछ हम उसकी हेल्प कर सकते हैं वो करें। जो हम दूर होते जा रहे हैं ना, इससे बड़ा माशरे का नुकसान होता रहा है। अच्छा राय साहब, चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, आप भी मसरूफ़ थे और मुझे भी चूँकि थोड़ा दूर निकलना है, तो कोई पैगाम जो आप ख़ास तौर पे कश्मीरी अवाम को और नौजवानों को देना चाहें? असल में ये जो आपने थोड़ा पहले जिक्र किया ना, जनरेशन गैप का, एक बड़ा मसला बन गया है। आज की नई नस्ल ये समझती है कि जो बातें हम समझते हैं वो हमारे बड़ों को पता ही नहीं है। ये बड़ा नुकसान है। मेरा तो पैगाम नौजवानों के लिए ये है कि वो हर शोबा ज़िंदगी में, ख्वाह वो सियासत है, वो माशरत है, अपने बुज़ुर्गों को फॉलो करना चाहिए। उनके जो अच्छे मामलात हैं उनके तनाज़ुर में इनको चलना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे की हमवारी के लिए ये बड़ी बहुत ज़रूरी बात है। बिल्कुल ऐसे ख्वाजा से बिल्कुल जिस तहज़ीब की पीठ पे सवार हो के हम अपने हाल तक पहुँचते हैं, बहुत ज़रूरी है कि पहले उसके बारे में जानें। अगर मैं और आप उसके बारे में जान सकेंगे तो तभी मैं और आप अपने आने वाले कल का बेहतर तयन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहाँ तक काम हो चुका, कहाँ तक हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अजदाद ने काम किया और हमने कहाँ से शुरू करना और कहाँ तक लेके जाना। एक टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक ना तो तरक्की होगी, ना तो वो शऊरी और जो फ़िक्री मामलात हैं वो अपनी उस नहज पे आ सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। और ख़वातीन हज़रात, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए बेहद शुक्रिया। देखते रहिए पहचान टीवी और जुड़े रहिए हमारी नशरियात के साथ। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।